हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग इडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार सचिवालय सहायक के सेट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग कुल मिलाकर 9 सेट का डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप लोग डिस्कशन को ध्यान से सुनेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो तो कवर हो ही रहा है, उससे रिलेटेड आपका 3 से 4 क्वेश्चन और कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 10। पहला सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। जबकि पार्थिव और आंतरिक ग्रहों की संख्या होती है 4। इसमें आप लोग याद रखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इस चारों को सम्मिलित रूप से पार्थिव और आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। जबकि बाह्य ग्रह को जोबियन ग्रह कहा जाता है। उसकी भी संख्या कितनी है, तो उसकी भी संख्या 4 है। आप लोग याद रखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को सम्मिलित रूप से जोबियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले बताया गया था पाइथागोरस के द्वारा जो पृथ्वी क्या है, तो गोल है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, ये बिल्कुल सही कथन है। और सबसे पहले हुनों को पराजित करने वाला जो गुप्त शासक था वो कौन था, स्कंदगुप्त था। और स्कंदगुप्त का जो संबंध है वह भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, ये भी कथन सही है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 निर्धारित किया गया था, यह भी कथन सही है। अगला देखेंगे, गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, ये कथन क्या है, गलत है। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। आप लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, फूफा। क्या याद रखेंगे दोस्तों, फूफा। एफ से हो जाएगा फारूकी, यू से हो जाएगा उतबी, एफ से हो जाएगा फिरदौसी और ए से हो जाएगा अलबरूनी। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा अमीर हसन। अमीर हसन जो था यह इसके दरबार गजनी के दरबार में नहीं रहता था। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है। तो विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी का नाम है राकापोसी और यह स्थित है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। जबकि केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, यह स्थित है भारत में। माउंट एकांकागुआ ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो यह नेपाल में स्थित है। भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है, तो 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। जबकि लघु विभाजक वर्ष की संज्ञा 1951 को दिया गया है। निम्न में से किस धातु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है, तो शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है और काली मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल ये हरिके बैराज से होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये ऑपरेशन मिशन अमानत का शुरुआत किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चा जो होता है उसका लिंगानुपात वाला जिला कौन सर्वाधिक प्रथम पे रहा है, तो प्रथम पे रहा है किशनगंज। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात जिला पूछेगा तो बिहार में हो जाएगा गोपालगंज और सबसे कम हो जाएगा मुंगेर का। जबकि अररिया जिला की बात करेंगे तो अररिया जिला में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा, जबकि पहला चिड़ियाघर कहाँ है, तो ये पटना में स्थित है। गया की बात करेंगे तो यह सर्वाधिक ठंडा और सर्वाधिक गर्म जिला है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन, ये सही है। बिहार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये भी कथन सही है। लक्षद्वीप ये कथन गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि राजस्थान कांटेदार वन, ये भी कथन सही है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रौक्त तंत्र क्या है। तो भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण युक्त रौक्त तंत्र कौन है, तो हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व की पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया। तो ये नामित किया गया है मैक्सिको को नामित किया गया 2022 में विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती। तो हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया जाता है, आप लोग को ये पता होगा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो ये किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, और ये हुआ था 483 BC में हुआ था। उस समय जो
अध्यक्ष था, किसके अध्यक्षता थे, महाकाश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और यह हुआ था राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। जबकि दूसरा बौद्ध संगति हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक और चौथा हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था, तो असहयोग आंदोलन को जो औपचारिक तौर पर जो ये स्थगित किया गया था ये बारदोली सत्याग्रह के दौरान किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बारदोली। अगला सवाल देखेंगे, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेश मामलों की देखरेख करता, यानी कि पूछ रहा है कि शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, उसमें विदेशी मामला को देखरेख कौन करता था, तो ये करता था सुमंत। सुमंत का संबंध किससे था, तो विदेश मंत्री से था। जबकि आमात्य का पूछा जाए तो ये राजस्व से संबंधित था और पेशवा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा विदेशी मामला सुमंत से संबंधित था, पेशवा पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री और आमात्य पूछा जाएगा तो राजस्व मंत्री से संबंधित था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि पूछा जा रहा है कि गांधी दास पैक्ट किस वर्ष हुआ था, तो ये 1924 में हुआ था। आप लोग को बहुत अच्छा, आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे। इसका एक ट्रिक है कि गांधी जी के द्वारा 1924 में बेलगांव अधिवेशन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन थे, स्वयं गांधी जी थे और उसी वर्ष क्या हुआ था, गांधी दास पैक्ट हुआ था। इसके अतिरिक्त आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से एक सवाल याद रखेंगे कि म्यूनिक पैक्ट, हम यहाँ लिख देते हैं म्यूनिक पैक्ट, म्यूनिक पैक्ट जो हुआ था ये हुआ था 1938 में। दोनों आप लोग याद रखेंगे कि गांधी दास पैक्ट हुआ था 1924 में और म्यूनिक पैक्ट हुआ था 1938 में। अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत को किला की उपाधि दिया था, तो भारत को किला का उपाधि दिया गया था गांधी जी के द्वारा और किसे दिया गया था, तो ये सरोजनी नायडू को दिया गया था। जबकि एनी बेसेंट कौन थी, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला सवाल देखेंगे, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और इसने अस्थायी बंदोबस्त को सर जॉनसोर के सहयोग से बंगाल के क्षेत्र में लागू किया था। अगला सवाल देखेंगे, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, तो बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो विश्व भारती की स्थापना ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि NRNT के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व भारती को। जबकि साबरमती को गांधी जी ने 1916 में स्थापित किया था। सेवाग्राम को गांधी जी ने कहाँ पर, तो वर्धा में स्थापित किया था और फिनिक्स फर्म का स्थापना गांधी जी ने ही किया था। कहाँ किया था, तो ये 1904 में किया था, ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में किया था। तो अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो वास्तविक रूप से मछली है समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है उस कंडीशन में वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 टेराग्राम बराबर होता है, तो 1 टेराग्राम जो बराबर होता है 10 का पावर 12 ग्राम के बराबर होता है। जबकि 1 पिकोग्राम पूछा जाए किसके बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम होता है 10 के पावर -12 ग्राम के। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, तो बिजली के हीटर में हम लोग नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा क्या है, तो तांबा मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है, तो फ्यूज तार जो होता है शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है, तो फिटकिरी का जो शुद्धिकरण जो किया जाता है ये किया जाता है क्रिस्टलीकरण विधि से किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूछा जा रहा है कि शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किसका करेंगे, तो नेप्थलीन, बेंजोइक अम्ल और कपूर का जो शुद्धिकरण किया जाता है ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। जबकि फिटकिरी का शुद्धिकरण करेंगे क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा। अगला सवाल है,
कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनता है। तो ध्यान देंगे आप लोग, आभासी और सीधा प्रतिबिंब पूछ रहा है अवतल दर्पण में। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे अगर फोकस यहाँ है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पोल है यानी कि यहाँ ध्रुव है, पोल मान लेंगे। अगर इस दोनों के बीच में हम वस्तु को रखेंगे उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी और सीधा बनेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य होगा उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनेगा वह आभासी एवं सीधा बनेगा। अगला सवाल देखेंगे, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो कार्नेलाइट जो है यह पोटेशियम का अयस्क है। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह के होता है और के से आप लोग याद रखेंगे कार्नेलाइट। इस तरीके से आप लोग इस सवाल को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और मेरा मकसद क्या है, सही आंसर टिक आउट करना। अगला सवाल देखेंगे, मानव त्वचा में कितनी परत होती है। तो मानव त्वचा में कुल मिलाकर 3 परत होती है। सबसे ऊपरी वाली परत को एपिडर्मिस कहा जाता है, बीच वाली परत को डर्मिस कहा जाता है और सबसे नीचे का जो परत होता है उसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है जो वसा युक्त होता है। और ये हाइपोडर्मिस जो होता है, जो सबसे नीचे का परत होता है, वह संयोजी ऊतक से बना होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा ल्यूकोसाइट, आपका सही आंसर हो जाएगा। ल्यूकोसाइट जो है WBC का हिस्सा है जो आपका आंसर हो जाएगा। जबकि एरिथ्रोसाइट की बात करेंगे तो एरिथ्रोसाइट जो है RBC को कहा जाता है। RBC के कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि WBC के कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा है जो जल जनित रोग नहीं है। तो चेचक आपका आंसर हो जाएगा। चेचक जो होता है ये वायरस से होता है। किससे होता है दोस्तों, तो ये वायरस से होता है। जबकि जल से कौन कौन हो जाएगा, हैजा, पीलिया और टाइफाइड, ये सब किससे होता है, तो ये सब जल से होता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो पहला है दाब बैरोमीटर, ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद है विभवांतर, ये पैरोमीटर, ये क्या है, गलत है। क्योंकि विभवांतर जो होता है वोल्ट को मापता है। पैरोमीटर की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तापमान की बात करेंगे तो ये थर्मामीटर, ये बिल्कुल सही है। भूकंप सिस्मोग्राफ, ये भी कथन सही था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रक्त में RBC के बहुत अधिक उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो अगर रक्त में RBC की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो रही है तो उस कंडीशन में जो बीमारी होगा उसका नाम है पॉलीसिथीमिया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जबकि ये बोला जाए कि WC की मात्रा में ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो आपका रोग होगा वो हो जाएगा ल्यूकेमिया। तो ऑप्शन, अगर WBC की मात्रा में बोला जाए बढ़ोतरी होगा तो हो जाएगा ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ना आपका सुमेलित नहीं है। जबकि देखेंगे एड्रीनल जो ये तनाव की स्थिति में हार्मोन, ये सही है। एस्ट्रोजन जो होता है महिला सेक्स हार्मोन होता है, ये सही है। और डोपामाइन जो है यह हैप्पी हार्मोन है, ये भी कथन सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि पारदर्शी आँख की पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं। आँख का जो पारदर्शी जो आगे वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहा जाता है। और कॉर्निया को ही नेत्रदान में दिया जाता है। नेत्रदान में किसको दिया जाता है, तो कॉर्निया को दिया जाता है जो आँख का पारदर्शी भाग होता है और यह आगे वाला हिस्सा होता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, 1 लीटर पानी को 4 डिग्री C से 0 डिग्री C तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होता है। तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर 1 लीटर पानी है उसको 4 डिग्री C से हम लोग 0 डिग्री C तक क्या करेंगे, ठंडा करेंगे यानी कि कोल्ड करेंगे तो उसका आयतन जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। फूलों का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है। पूछ रहा है कि फूल का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो विकसित होगा और फल बनेगा। तो ये हो जाएगा अंडाशय। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दिया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो ये दिया गया था किसके द्वारा, A.G. टांसले के द्वारा। जबकि हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द दिया गया था। जबकि जैव विविधता शब्द को पहली बार प्रयोग किया था वाल्टर जी रोजेन। आप लोग इस तीनों को याद रखेंगे। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किसमें उद्धृत होती है। पूछा जा रहा है कि कार्बन क्रेडिट जो होती है इसकी संकल्पना किसमें उद्धृत होती है। तो हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। आपका सही आंसर हो जाता है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य जो पेपर में पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल पर इस पर जो हस्ताक्षर किया गया था ये 1997 में इस पर साइन किया गया था और ये जो लागू मतलब इफेक्टिव हुआ था ये 2005 में इफेक्टिव हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल से आप लोग याद रखेंगे कार्बन क्रेडिट से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और इस पे साइन किया गया था 1997 में और ये लागू हुआ था 2005 में।
अब हम लोग देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। ओजोन परत संरक्षण ये जो था यूएनईपी के द्वारा 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। आप लोग याद रखेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत संरक्षण से और 16 सितंबर 1987 याद रखेंगे, 16 सितंबर 1987 इसी दिन क्या हुआ था, यूएनईपी ने इसे अपनाया था और ये जो इफेक्टिव यानी कि लागू हुआ था 2 वर्ष बाद याद रखेंगे आप लोग 1989 में क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, इसको अपनाया गया था। किसके द्वारा, तो यूएनईपी के द्वारा। आप लोग ये भी याद रखेंगे, यूएनईपी के द्वारा इसे अपनाया गया था। हो सकता है पेपर में रेयरली केस कभी पूछ दिया जाए। देखेंगे अगला सवाल, तो इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये पूछा जा रहा है कार्बन वाला है तो हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। अगला सवाल देखेंगे, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगला सवाल देखेंगे, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी, तो ये चलैया समिति के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है, तो देखेंगे प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का जो योग होता है यह बराबर होता है राजकोषीय घाटा के। अगला सवाल है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है उड़ीसा में, जबकि पूरे विश्व में पूछा जाए कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगला सवाल है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, पूछा जा रहा है वैज्ञानिक दृष्टि से, तो आपका आंसर हो जाएगा BKRB राव। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जबकि पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले किसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था, तब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में 1867-68 में बताया था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का आय जो है यह 20 रुपया है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। वैज्ञानिक पूछा जाएगा तो हो जाएगा BKRB राव, जबकि भारत का पहला व्यक्ति पूछा जाएगा तो हो जाएगा कौन, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कार्य है जो भारतीय चुनाव आयोग का नहीं, तो हो जाएगा पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायत के कार्य के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वह राज्य सरकार होता है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। जबकि निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये सब किसका कार्य है, तो ये सब कार्य है भारतीय चुनाव आयोग का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, तो भारत की संविधान की विशेषता एकात्मक नहीं है, जबकि संघीयता है, मूलभूत अधिकार है और सत्ता का विभाजन है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा है, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो पहले पूरा हो जाएगा वही उसका कार्यकाल हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर ये पूछें राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। अगला सवाल देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय क्या है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का जो मूलभूत विषय हुआ है त्वरित दृष्टिकोण। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, त्वरित दृष्टिकोण। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकता है बाहरी संकट के समय, बाहरी संकट के समय भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकता है। याद रखेंगे आप लोग, अगर ये पूछा जाए किस आर्टिकल के तहत, तो 352 आर्टिकल के तहत ऐसा हो सकता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में नहीं छीना जा सकता है, तो जीवन का अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 ऐसा आर्टिकल है जिसको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो जीवन का अधिकार आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में अटॉर्नी जनरल, मतलब अटॉर्नी जनरल कहने का मतलब यह है कि भारत का महान न्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो हो जाएगा R वेंकट रमनी। हम लिख देते हैं, आप लोग याद रखेंगे R वेंकट रमनी। ये जो है वर्तमान में क्या है, भारत के महान्यायवादी है और इसका चर्चा भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में किया गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, ये परिसीमन आयोग के द्वारा निश्चित किया जाता है। भारत में अब तक 4 परिसीमन आयोग को गठित किया गया है। पहला लिखेंगे आप लोग 1952, दूसरा हो जाएगा 1963,
तीसरा हो जाएगा 1973 और चौथा की बात करेंगे तो 2002। भारत में अब तक कुल मिलाकर 4 बार परिसीमन आयोग को गठित किया गया है। पहला हो जाएगा 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा हो जाएगा 1973 में और चौथा हो जाएगा 2002 में। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये बिहार ने जीता। आप लोग इसे याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। और इसमें जो थीम रखा गया था आत्मनिर्भर भारत, क्या रखा गया था? आत्मनिर्भर भारत यानी कि इंडिया। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल पे आएंगे हम लोग, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था? सीमा सुरक्षा बल का स्थापना यानी कि BSF का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को इसे स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे 31वां ब्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये व्यक्ति है कौन? असगर बजाहत। असगर बजाहत को उसके नाटक महाबली के लिए 31वां ब्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखेंगे, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया है जर्मनी के सहयोग से, जबकि भिलाई को किया गया है सोवियत संघ। भिलाई याद रखेंगे, भिलाई बहुत पूछा जाता है, दोनों भिलाई हो जाएगा सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से। और इसका स्थापना किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी आप लोग इसे याद रखेंगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था 1985 में। आप लोग इसे इस तरीके से याद रखेंगे कि कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक 100 साल बाद 1985 में सार्क को स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय काठमांडू में था। और इसमें कुल 8 सदस्य देश शामिल हैं। पहला देखेंगे, आप लोग सीक्वेंस में याद रखेंगे। पहला हो जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद हो जाएगा भारत, भारत के बाद हो जाएगा नेपाल, नेपाल के बाद हो जाएगा भूटान, भूटान के बाद हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद हो जाएगा मालदीव और उसके बाद श्रीलंका। आप लोग 8 देश को याद रखेंगे। अगला सवाल है, भाबीना पटेल का संबंध किस खेल से? तो भाबीना पटेल का संबंध है टेबल टेनिस से ये संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे, भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रही है? भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता रही है मदर टेरेसा को। और यह कब प्राप्त की थी? तो यह 1979 में इस नोबेल पुरस्कार को प्राप्त की थी। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में EVM का प्रयोग किया गया था? तो EVM का प्रयोग किया गया था केरल के विधानसभा के चुनाव में 1982 में। अगला सवाल देखेंगे, सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन SCO की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो SCO का जो 22वां बैठक हुआ उज्बेकिस्तान में किया गया। SCO की बात कर लेते हैं। इसका स्थापना 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो चीन के संघाई शहर में है। और SCO का जो 9वां सदस्य जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है? तो 9वां सदस्य ईरान को जोड़ा गया है। और ईरान का मुद्रा वर्तमान हाल ही में चेंज कर दिया गया है और इसके मुद्रा का नाम रखा गया है तोमान। आप लोग इसको याद रखेंगे। ईरान जो है कौन? SCO का 9वां सदस्य बना है और इसका मुद्रा क्या है? तो तोमान है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। विश्व विज्ञान जो है यह संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा टैक्सिकोलॉजी से। क्या हो जाएगा दोस्तों? टैक्सिकोलॉजी। हम लिख देते हैं, आप लोग याद रखेंगे टैक्सिकोलॉजी। तो विश्व विज्ञान का संबंध हो जाएगा टैक्सिकोलॉजी, जबकि ऊपर सभी सही है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन, ये कथन सही है। ओडेंटोलॉजी दांत का अध्ययन, ये भी कथन सही है। और नेकोलॉजी है मकड़ियों का अध्ययन, ये भी कथन सही है। अगला सवाल देखेंगे, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हुए थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इसे ही लोकसभा का जनक कहा जाए। पूछा जाएगा कि लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर को कहा जाता है। जबकि दूसरे लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना था? तो ये M अयंत सेनम अयंगर को बनाया गया था।